साथियों नमस्कार। सुरेश कांत। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत ज़रूरत है। और एग्ज़ाम भी अब सबका आने वाला है। जो मेरी तरफ से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे चला रहा हूँ, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध क्योंकि प्लासी के युद्ध से ही सारी चीज़ें बदल जाती हैं। प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं प्लासी के युद्ध से। तो हम लोग थोड़ा सा फैक्ट भी हमने लिख दिया है, क्योंकि प्लासी का युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। देखिए यही प्रश्न आता है कि प्रमुख कारण क्या थे और किस डेट को हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो शुरू करते हैं हम लोग। प्लासी का युद्ध हुआ था कहाँ पे? प्लासी कहाँ पे है? बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है प्लासी। नदिया जिला है, एक नदिया जिला है, वहीं पे वो है। और ये जो उस टाइम पे जो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से दक्षिण किलोमीटर, दक्षिण की 22 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे, जिसको भागीरथी भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो जो अमूमन एक डेट आती है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, पहले तो ये डेट आप इंपॉर्टेंट नोट करिए। 23 जून 1957, 1757, सॉरी, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। नदिया जिला था। ठीक है, कहाँ पे है प्लासी? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे है। उस समय की जो राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात, प्लासी का युद्ध का प्रमुख कारण था। आखिर प्लासी का युद्ध क्यों होता है? प्लासी का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर से कहा कि सभी इतिहासकारों ने एक सुर में कहा है कि प्लासी का युद्ध के बाद से भारत में जो कंपनी की स्थिति थी वो पूरी तरह से बदल जाती है। कंपनी क्या हो जाती है कि एक नृप निर्माता हो जाती है, कि यानी कि राजा को बनाने का किंग मेकर टाइप का उसका रोल हो जाता है। और कंपनी सिर्फ बंगाल तक ही फिर सीमित नहीं रहती। बहुत ही जल्दी आप देखते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? 21 अक्टूबर 1764 का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में क्या होता है कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में एक बेसिक अंतर है। ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिर्फ बंगाल का नवाब शामिल रहता है। कौन? सिराजुद्दौला वर्सेस कंपनी का युद्ध रहता है। मगर जो बक्सर का युद्ध रहता है उसमें बक्सर के युद्ध में कंपनी के विरोध में कौन होते हैं? वहां पे 3 संयुक्त सेनाएं होती है। पहली बात तो यह है कि जो भारत का मुगल सम्राट रहता है, ठीक है, उसकी सेना रहती है। दूसरी बात, जो नवाब शुजाउद्दौला रहता है उसकी सेना रहती है। और अवध का जो नवाब रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अवध का जो नवाब शुजाउद्दौला, तो इस तरह से आप देखेंगे कि गतिविधियां बक्सर का युद्ध में अलग होती हैं और प्लासी के युद्ध में अलग होती है। ठीक है, तो आज हमारा जो सेशन चलने वाला है वो प्लासी का युद्ध है, क्योंकि बक्सर का युद्ध हम दूसरे कल देखेंगे। तो प्लासी के युद्ध में यही होता है कि जो बंगाल का कौन रहता है? नवाब रहता है। बंगाल का नवाब इसमें कौन है? नवाब सिराजुद्दौला है। ठीक है, बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के पहले कौन रहता है? अलीवर्दी खान रहता है। ठीक है, अलीवर्दी खान बंगाल का सबसे योग्य शासक रहता है। ठीक है, अलीवर्दी खान का एक बहुत बड़ा बिग स्टेटमेंट है कि अलीवर्दी खान ये कहता है कि अगर यूरोपियों को, यानी कि कंपनी के लोगों को अगर न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और अगर छेड़ा जाए तो वो काट काट के मार डालेंगी। ये अलीवर्दी खान का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो एग्जाम में कोड में आता भी है एग्जाम में। ठीक है, तो अलीवर्दी का नाती रहता है कौन? सिराजुद्दौला रहता है। ठीक है, लेकिन सिराजुद्दौला कि आते आते, यानी कि नवाब जब वो बनता है सिराजुद्दौला, तब तक स्थिति बदल चुकी होती है। बदल क्या चुकी होती है? जब वो 1753 में आता है तो होता क्या है कि देखिए, अलीवर्दी खान का एक लंबा टाइम रहता है, 16 साल का, लगभग 15-16 साल का टाइम रहता है। और जब सिराजुद्दौला जब गद्दी पे बैठता है तब तक कंपनी वहां बंगाल में काफी उसकी फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1651 में पहली बार हुगली में फैक्ट्री स्थापित करती है कंपनी। ठीक है, एक दूसरी बात यह है कि जो मैंने यहाँ पे प्लासी का युद्ध का कारण लिखा है, ये जो ब्लैक होल की घटना है, ठीक है, ब्लैक होल की घटना है। ठीक है, ये ब्लैक होल की घटना इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसको बताने वाला था हॉलवेल। ठीक है, कौन था? हॉलवेल। हॉलवेल अकेले ने इस बात को बताया है कि ब्लैक होल की घटना 20 से 21 जून 1756 को हुई थी, जब कलकत्ता में ही घटना हुई थी। कलकत्ता में नवाब सिराजुद्दौला गया था। ठीक है, अंग्रेजों की जो कंपनियों की जो गतिविधियां थी उनको नियंत्रित करने के लिए गया था। इसके बाद 400-450 लोगों को उसने एक कमरे में बंद कर दिया था। घुटन भरी रात थी
गर्मी की रात थी और उसमें से जब दूसरे दिन जिंदा बचे तो 20 या 21 लोग बचे। ऐसा खुद उसमें एक शामिल रहता है अधिकारी हॉलवेल, वो कहता है कि वो भी उसी कमरे में बंद रहता है, बाई चांस वो बच जाता है और उसने हॉलवेल की घटना बात बताई। हालांकि इतिहास में इसकी पूरी पुष्टि नहीं होती है, लेकिन ब्लैक होल की घटना कब होती है? ये होती है 20 से 21 जून 1756 को, जब सिराजुद्दौला कलकत्ता में जाता है और तमाम सारे लोगों को एक कमरे में बंद कर देता है, दम घुटने से मर जाते हैं लोग। ठीक, इसी के बाद फिर होता क्या है, घटनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। ठीक है, इतनी तेजी से बदलती हैं कि आप देखेंगे कि कंपनी तुरंत प्रोएक्टिव हो जाती है। होता क्या है कि मद्रास में उस टाइम पे कौन रहता है? क्लाइव रहता है। ठीक है, क्लाइव वहां से चल देता है, उसको तुरंत ऑर्डर मिलता है। क्लाइव अपने एक साथी उसका रहता है, वाटसन साथी रहता है जो बहुत भरोसेमंद, क्लाइव उस पर बहुत भरोसा करता है, वाटसन के साथ में चल देता है और क्लाइव से ये कहा जाता है कि आप जाके जल्दी से कलकत्ते को अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि कलकत्ता किसके हाथ में आ चुका था? उस टाइम पे नवाब के हाथ में आ गया था। बंगाल के नवाब ने कलकत्ते पे अधिकार कर लिया था और अंग्रेजों को वहां से भगा दिया था और फुल्टा द्वीप पे कुछ लोगों को जाके शरण लेनी पड़ी थी। ये फुल्टा द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जब कंपनी के कर्मचारियों पर चाहे किसी ने भी आक्रमण किया हो, खास करके एक दो बार मुगलों ने किया था, अंग्रेजों मतलब जहांगीर नहीं सॉरी वो औरंगजेब ने किया था, तो उस टाइम पे ये लोग भाग के फुल्टा द्वीप में शरण लेते हैं। फिर जब ये बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जब आक्रमण करता है तो वहां से कुछ लोग भाग के फुल्टा द्वीप में शरण ले लेते हैं। इसके बाद फिर जो लोग बचते हैं ये घटना घट जाती है। तो वो जाता है तो उसको क्लाई को ये ऑर्डर रहता है कि आप जाइए तुरंत के तुरंत कलकत्ता को अपने हाथ में, क्योंकि कलकत्ता इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ते में ये किलेबंदी करते हैं। ठीक है, और हमने बताया था कि धीरे धीरे बंगाल में, पूरे बंगाल में दस्तक, आपने फ्री पास सुना होगा, दस्तक का केस, मैंने दूसरा कारण जो लिखा है, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दस्तक परमिट फ्री पास का दुरुपयोग करना। दस्तक साथियों होता क्या था? बेसिकली 3,000 रुपए देकर, ठीक है, एक मुश्त 3,000 रुपए देकर एक साल के लिए टैक्स फ्री व्यापार करें, यानी कि सीमा शुल्क नहीं देना होता था कि आप यानी कि अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाइए, उस जगह में, उस राज्य में आपको कहीं पे सीमा शुल्क में टैक्स नहीं देना होता था। पहले क्या होता था कि टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते थे, तो ये कंपनी को अधिकार मिल गया था। इसकी शुरुआत बेसिकली सासुजा ने किया था। ठीक है, बंगाल के जब वो 1651 टाइम में, उसी टाइम से इसकी शुरुआत होती है। सासुजा ने एक मुश्त पहली बार ये चालू कर दिया था कि 3,000 रुपए दे के एक मुश्त फ्री पास कर लेते थे कंपनी के कर्मचारी अधिकारी। और दूसरी बात यह है कि ये जो कंपनी के कर्मचारी होते थे, इसको मतलब पास कौन करता था? 3,000 तो देते थे, लेकिन एक कार्ड होता था, उस कार्ड को कलकत्ता का जो प्रेसिडेंट होता था कंपनी का, खास करके जो प्रेसिडेंट होता था वो देता था, यानी कि अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जो बिजनेसमैन करने वाले थे उनको देता था। तो वो दे के क्या करते थे, बाकी सारे कंपनी के लोग फ्री पास का यूज करने लगे। देखिए, दो लड़ाइयां जबरदस्त है जो ये पूरा सर्कमस्टेंसेस घटनाएं हुई हैं, वो दस्तक जो फ्री पास वाला है वो यही हुआ है, क्योंकि बाद में इसको 1717 में फर्रुखसियर ने, जो मुगल शासक फर्रुखसियर था, फर्रुखसियर ने, आप नाम याद रखिएगा, मेन लड़ाई की जड़ फर्रुखसियर ही है। ठीक है, 1717 में फर्रुखसियर ने इसको बकायदा एक प्रकार से अधिकार पत्र दे दिया कि नहीं, 3,000 रुपए देके कंपनी के कर्मचारी बंगाल में जो है व्यापार कर सकते हैं, एक मुफ्त, सीमा शुल्क उनको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, दस्तक का मेन यूज यही था। जब ये मिल गया 1717 में, मुगल सम्राट ने कह दिया, पहले तो बंगाल के नवाब 1655 के सासुजा ने कहा था, बंगाल का नवाब उस टाइम पे होता था, मुगल शासक की तरफ से ही नियुक्त होता था। लेकिन उस समय तक कंपनी शुरू में आई थी तो ये लगता था कि अंग्रेज हैं, कंपनी के व्यापारी हैं, इससे राज्य का व्यापार बढ़ेगा, निर्यात होगा, मार्केट बढ़ेगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उस समय तक कंपनी राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट से दूर रहती थी कंपनी। मगर 100 साल, धीरे धीरे 100 साल हो चुका था। इसके बाद 1717 में फर्रुखसियर ने जो अधिकार पत्र दिया था उसको प्रूव कर दिया था कि नहीं, इसको मुगल सम्राट ने दिया है। तो उसके बिहाफ पे बंगाल में क्या होता था कि कंपनी के कर्मचारी बड़ा खेल करने लगे। पहली बात तो ये कि वो 3,000 रुपए दे के, इसके बाद कुछ लोग तो देते भी नहीं थे, दस्तक बनवा लेते थे, यानी फ्री पास बनवा लेते थे बिना पैसा दिए हुए। खेल यहां तक चलने लगा था
चूंकि अब उसमें इतिहास में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है, कोई कहानी आपको नहीं बताना, लेकिन ये जान लीजिए कि कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। पहली बात, दो तरीके से वो दुरुपयोग करते थे। पहली बात तो ये है कि वो अपने लिए करते थे, वो उनको फ्री पास मिल गया। दूसरी बात, वो दस्तक बनवा के अपने भारतीय कर्मचारी यानी कि जो उनके भारतीय मित्र होते थे, भारतीय व्यापारी होते थे, उनको दे देते थे। तो उस 3,000 रुपए में वो भारतीय व्यापारी भी क्या करता था, उस दस्तक का उपयोग करके वो भी अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को फ्री कर लेता था। यानी कि सिर्फ 3,000 रुपए देने पे वो इंडियन जो भी थे वो भी फ्री कर लेते थे। बाद में अगर यही चीज उसने बंद कर दिया था, वो जो इसके बाद मीर जाफर के बाद उसका दामाद गद्दी पर बैठता है 1760 में, उसका तो नाम नहीं याद आ रहा, बक्सर के युद्ध में जो रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी सी कि दस्तक का जो उपयोग होता था उसको दुरुपयोग होता था। एक सबसे बड़ा कारण तो ये बना। दूसरी बात क्या था, आंतरिक गुटबंदी, ठीक है। सिराजुद्दौला के विरोध में एक पूरा से आंतरिक गुटबंदी हो गई थी, उससे बहुत लोग खुश नहीं थे। जैसे जो बिहार का सूबेदार, पूर्णिया का सूबेदार था शौकत जंग, ठीक है, पूर्णिया का सूबेदार था शौकत जंग, उसकी सिराजुद्दौला की मौसी थी घसीटी बेगम, ठीक है। बंगाल का एक बैंकर था जगत सेठ, ठीक है। कासिम बाजार का जो सर्वे सर्वा था, प्रमुख था अमीर चंद्र, राय दुर्लभ, मीर जाफर तो ये कहा जाता है कि उसका दामाद भी था। प्रमुख सेनापति तो था ही मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर प्रमुख सेनापति था बंगाल का। सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति कौन था, मीर जाफर था। मीर जाफर लेकिन अलीवर्दी खान का दामाद भी था, ठीक है। लेकिन अलीवर्दी खान का नाती था, सिराजुद्दौला को गद्दी दे दिया था। मीर जाफर इस बात से दुखी रहता था, कुपित रहता था। हालांकि मीर जाफर बिल्कुल ही अयोग्य व्यक्ति था, लेकिन उसको ये लगता था कि गद्दी मुझको मिलनी चाहिए थी। तो मीर जाफर इस वजह से, मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का जो सूबेदार था शौकत जंग, ठीक है, कासिम बाजार का जो प्रमुख था अमीर चंद, और राय दुर्लभ था, और बंगाल का बैंकर जगत सेठ। ये 5 नाम प्रमुख हैं जो एक प्रकार से जबरदस्त गुट बना लेते हैं, ठीक है। और जब क्लाइव और वाटसन जब अक्टूबर 1756 तक आ जाते हैं, वो कलकत्ता आ जाते हैं, वो तुरंत के तुरंत तोड़फोड़ की राजनीति शुरू कर देते हैं। यानी कि फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो का सबसे प्रमुख उदाहरण और सबसे पहली शुरुआत अगर आपको दिखाई पड़ती है तो वो प्लासी के युद्ध से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। बेसिकली फूट डालो राज करो का जो सर्वोत्तम उदाहरण है, चरम उदाहरण है, वो प्लासी का युद्ध है। वो आते हैं 1756 तक आते हैं। इसके बाद वो मीर जाफर से मिलते हैं, राय दुर्लभ से मिलते हैं। क्लाइव जो वाटसन के साथ रहता है, उसका डिप्टी रहता है, वो क्या करता है, वो कासिम बाजार के प्रमुख अमीर चंद रहता है, उनसे गुपचुप संधि कर लेता है। मतलब कि अक्टूबर से लेके फरवरी 1757 तक इतनी गुप्त संधियां होती हैं। सिराजुद्दौला के विरोध में जितने भी गुट वाले रहते हैं, इतनी गुप्त संधियां होती हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। इसी बिहाफ पे जब क्लाइव और वाटसन कलकत्ता पे जाते हैं, आक्रमण करते हैं, छिटपुट लड़ाइयां होती हैं, 2-3 लड़ाइयां होती हैं जिसमें नवाब हार जाता है, कलकत्ता हार जाता है। तब नवाब को यह समझ में आ जाता है कि हम इन लोगों से नहीं जीत पाएंगे। लेकिन मरता क्या ना करता, 9 फरवरी 1757 को एक संधि होती है, बहुत प्रसिद्ध संधि, अलीनगर की संधि। कंपनी की तरफ से क्लाइव रहता है, वाटसन रहता है, क्लाइव प्रमुख रहता है, और इधर से नवाब रहता है, नवाब सिराजुद्दौला। तो 9 फरवरी 1757 की जो अलीनगर संधि होती है, वो उस अलीनगर की संधि के तहत क्या होता है कि सिराजुद्दौला ने जो कलकत्ता को अपने टेक ओवर कर लिया था, ले लिया था, उसको वापस कर देता है। समस्त व्यापारिक सुविधा जो उसने मतलब कैप्चर कर लिया था, उसको सब कुछ वापस कर देता है। यानी अंग्रेजों को सब कुछ वो दे देता है, जो जो उसने लिया था, जो जो बस्तियां ली थी, जो जो लिया था, खास करके कलकत्ता। फिर कलकत्ता में ही उसने किलेबंदी के लिए फिर से अंग्रेजों ने, क्लाइव ने एक प्रकार से अधिकार प्राप्त कर लिया। अब टकसाल जैसे सोना होना, चांदी मुद्रा जो होता है, टकसाल जानते ही हैं, उसके लिए भी प्लासी के युद्ध के बाद से वो स्थापित हो जाती है कलकत्ता में। तो कुल मिला के कलकत्ता एकदम सेंट्रलाइज हो जाता है। कलकत्ता का केंद्रीकरण एकदम से धीरे धीरे अंग्रेज करना चाहते हैं अपनी तरफ से कि अपने लिए, ठीक है। तो अलीनगर की संधि ये हो गई।
फिर लेकिन बात यहीं तक नहीं बनती है, अंग्रेजों को ये लगता है कि सिराजुद्दौला ठीक नहीं है, इसको हटा देना चाहिए, कोई ऐसा डमी टाइप का शासक चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद रहे। तो उन्होंने क्या किया, उनका ये प्लान था कि सिराजुद्दौला को पता ही न चले और मीर जाफर से संधि कर लिया, और मीर जाफर को क्लाइव ने कहा कि ठीक है हम आपको गद्दी पे बिठा देंगे, इसको हटा देंगे। ये बात सिराजुद्दौला को पता चल जाती है। इसके बाद सिराजुद्दौला अपनी तरफ से आता है लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि अलीनगर की जो संधि थी उसको सिराजुद्दौला ने माना था, सब कुछ किया था, बावजूद उसके क्लाइव लोग नहीं मानते हैं और एक गुट तैयार ही रहता है। प्लासी का युद्ध कुल मिला के 10 मिनट चलता है, कोई गोलीबारी नहीं चलती है, 2-4-6 लोग, 10-20-50 लोग, यानी कि इधर से 2-4 लोग खत्म होते हैं, उधर से थोड़े बहुत सिराजुद्दौला की तरफ से खत्म होते हैं। हाँ, होता क्या है कि मीर जाफर सेनापति रहता है, तो मीर जाफर और राय दुर्लभ, ठीक है, राय दुर्लभ कौन रहता है, दीवान रहता है, ठीक है, मीर जाफर सेनापति रहता है, राय दुर्लभ दीवान रहता है। मीर मदान और मोहनलाल, दो ऐसे नाम है सिराजुद्दौला की तरफ से, कंपनी की नवाब की सेना की तरफ से, जो ईमानदार रहते हैं, लायबल रहते हैं और वही जम के लड़ते हैं, ठीक है। मोहनलाल और मीर मदान को मार दिया जाता है, ठीक है, लड़ाई में उनकी मृत्यु हो जाती है। बेसिकली मोहनलाल ने बहुत संघर्ष किया था और कहा यह भी जाता है कि अंतिम समय में सेनापति का जो पद था मोहनलाल को दे दिया था सिराजुद्दौला ने, लेकिन ऐसा ऑफिशियल नहीं मिलता है। जहां पे किताब रहती, जो टेक्स्ट बुक है, वो सेनापति मीर जाफर को ही बताती हैं, और राय दुर्लभ दीवान रहता है, उसको मोहनलाल के अधीन कर देता है सिराजुद्दौला। ये बात राय दुर्लभ को भी अच्छी नहीं लगती है। कुल मिला के बात इतनी सी रहती, सब सत्ता के लोभी हैं, सब सत्ता को पाना चाहते हैं, ठीक है। ये टाइम, ये दौर वही रहता है कि जिसके हाथ में सबसे ज्यादा शक्ति रहेगी तब वही संभालेगा। कंपनी ने, क्लाइव ने जबरदस्त कूटनीति किया, कूटनीति से युद्ध को जीत लिया। युद्ध बेसिकली लड़ा ही नहीं गया था। 2,500-3 हजार सैनिक, 4,045 के करीब में सैनिक नवाब की तरफ से थे, सिराजुद्दौला की तरफ से, और कुल मिला के 1700-1800 सैनिक क्लाइव की तरफ से थे, ठीक है। मेन था कि भागते हुए फिर सिराजुद्दौला जब भागने लगता है तो वो भागता है, तो मीरन नाम का एक लड़का रहता है, मीर जाफर का लड़का रहता है, जो सिराजुद्दौला को मार देता है। बात इतनी से प्लासी का युद्ध खत्म हो जाता है। जो आप प्लासी का युद्ध देखते हैं, प्लासी का युद्ध इतिहास में क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध जब खत्म होता है, इसके बाद फिर मीर जाफर को गद्दी सौंप दी जाती है। मीर जाफर जम के पैसा लुटाता है, व्यक्तिगत रूप से करोड़ों करोड़ों रुपए देता है। ये कहा तो ये जाता है कि लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए उसने दे डाले थे अपने, मतलब जब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा अंग्रेजों को, तो अपने घर में जो सोने चांदी के बर्तन थे उनको भी उसने दे डाला था। लेकिन मीर जाफर ने भी 1760 में गद्दी छोड़ दिया था, ठीक है। कारण क्या था कि वो अंग्रेजों की कठपुतली शासक था, इसीलिए मीर जाफर को क्या कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव का गिदड़ कहा जाता है। मीर जाफर को क्या कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव का गिदड़ कहा जाता है। इसके बाद पहली बार क्या होता है, जब ये प्लासी का युद्ध क्लाइव जीत जाता है, कंपनी जीत जाता है, तो व्यक्तिगत तौर पे मीर जाफर जब गद्दी संभालता है, नवाब बनता है, तो 24 परगना की जमींदारी किसको दे देता है, क्लाइव को दे देता है। तो ये भी सब जाता है कि 24 परगना की जो जमींदारी वो क्लाइव की जमींदारी होती थी, यानी कि कंपनी की जमींदारी थी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे ये भी कहा जाता है कि 24 परगना जो था उसकी जमींदारी क्लाइव को ही उसने दे दिया था। तो कुल मिला के ये प्रमुख प्रमुख कारण है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते में किलेबंदी करना, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग करना, नवाब द्वारा कलकत्ता पर अधिकार करना, जैसे कि मैंने बताया था ब्लैक होल वाली घटना, कंपनी द्वारा नवाब को कासिम बाजार का निरीक्षण न करने देना, एक ये भी कारण था। जो युद्ध होता है, ठीक है, आप सोचिए कि कंपनी इतनी सशक्त हो गई थी 1756 तक में ही कि वो जो कलकत्ता का नवाब है उसको कासिम बाजार नहीं जाने दे रही थी निरीक्षण करने लिए, क्योंकि कासिम बाजार में उसकी फैक्ट्री थी, कंपनी की फैक्ट्री थी, और कासिम बाजार का प्रमुख कौन था, अमीर चंद प्रमुख था, ठीक है। तो आप समझिए कि ये हालत था कि जो नवाब है वो बिल्कुल से कठपुतली, मतलब जैसे अगर आप डमी चाहते हैं, देखते हैं ना, जैसे कहते हैं कि हाँ वैसे करो वैसे ही करो, तो वैसी स्थिति हो गई थी। सिराजुद्दौला के विरोध में आंतरिक सदस्यों का गुट बनना, जिसमें सेनापति मीर जाफर था, रायदुल्ला, मौसी का सिटी बेगम, बैंकर जगह सेठ, अमीर चंद, पूर्णिया का सूबेदार शौकत जंग, ये सब लोग विरोध में थे। नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम को सुदृढ़ मजबूत बनाना, एक ये भी कारण था कलकत्ता में, ठीक है।
ये फिर बताया है कि संधि, हाँ, जो अलीनगर की संधि होती है उसके तहत जो फ्रांसीसी बस्ती रहती है चंद्रनगर, यहाँ तक कि फ्रांसीसियों को भी बाहर कर दिया जाता है राज्य से। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 के तहत सिराजुद्दौला ये कोशिश करता है कि मेरी गद्दी बची रहे। इसके तहत क्लाइव ये डिमांड करता है, संधि में ये बात लिखता है कि जो चंद्रनगर जो फ्रांसीसी बस्ती है जो मजबूत हो रही थी, जो बंगाल में फ्रांसीसी थे, उस बस्ती से फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया जाए और जो फ्रांसीसी बस्ती उसको खत्म कर दिया जाए। उसको भी मान लेता है सिराजुद्दौला। इसके बावजूद भी 23 जून 1757 को घटना घटती है, प्लासी का युद्ध होता है। जैसे मैंने बताया, एक साथ छिटपुट सा युद्ध होता है, 20-25 मिनट का कुल मिला के खेल था। उसमें बहुत ज्यादा लोग मरते नहीं है क्योंकि सब पहले से ही फिक्स था, पहले से मैच पूरा फिक्स हो गया था। जैसे कोई फिक्सिंग वाला मैच हो कि हाँ तुमको इस बॉल पे आउट होना है, सब फिक्स हो गया था। मीर जाफर और राय दुर्लभ दूसरी तरफ खड़े होकर नजारा देख रहे थे। मीर मदान और मोहनलाल, ठीक है, उन्होंने ही लड़ाई लड़ी, दो कुछ संघर्ष दिखाया, बाकी तो ठीक है, सब ऐसे ही था। तो ये प्रमुख कारण है साथियों, प्लासी का युद्ध और उसके कारण और उसका प्रभाव। अब इसका प्रभाव फिर बक्सर का युद्ध दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे। आज से हम लोग आधुनिक भारत की शुरुआत कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट के साथ में क्लास है, ठीक है। फैक्ट तो है ही, सारे फैक्ट हैं, यही फैक्ट आते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है समझना, एक कहानी के तौर पे कि क्या कैसे होता है। तो ठीक है साथियों, फिर बक्सर का युद्ध नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का रहेगा। इसके साथ में ये कड़ी चलती रहेगी, जो सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो चलते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार।